So hello guys, welcome back to the another video. In today's video, I am going to react to give my own opinion. In this video, in the video of should you study abroad in 2024? Is it worth for Indian student from Apna college? We are going to discuss the points because I would be the best person to maybe react or give my opinion in the research of her video because I came in the UK for my masters in 2022. So I believe that I can add some value in this video or her research and give you the valuable insight as well along with it, what exactly we do and why do we come to study abroad and uske like outcome kya hote hain, and after that you will have a broad idea. Let's dive into her video and I will interrupting you in between to give my opinion as well. So hopefully you will bear with me and with the video and you will like this video and subscribe to the channel. कॉलेज आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या 2024 के अंदर हमें इंडिया के बाहर अपनी बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री करने के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और अगर हमने डिसीजन ले लिया है कि हमें बाहर से जाके अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएशन करनी है तो कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनका हमें ध्यान रखने की जरूरत है इफ वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू गो अब्रॉड टू फर्दर आवर एजुकेशन। अब डिस्कशन के स्टार्ट से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। इसमें से सबसे पहला ये कि लास्ट ईयर यानी 2023 के अंदर इंडिया से टोटल 13 लाख स्टूडेंट्स बाहर गए थे, अब्रॉड गए थे अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए। Which is a huge number if 1.3 million students went abroad to study their masters or undergrad in 2023. 1.3 million, yeah, it's a huge number. इनमें से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हर साल मास्टर्स करने के लिए जाते हैं और सेकंड जो सेगमेंट होता है वो अपनी बैचलर्स डिग्री करने के लिए जाता है। और इंडिया से मेजॉरिटी 4 कंट्रीज के अंदर हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके। अब ये True, because most study abroad destination countries are UK, US, Canada and और कौन सी ऑस्ट्रेलिया और मोस्टली जर्मनी, फ्रांस भी आती है इस कैटेगरी में, बट मोस्ट 4 अगर डिवाइड करें तो करेक्ट चीजें हमें पता चल गई। अब बात करते हैं कि 2024 के अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखने की जरूरत है। अब क्या हमें जाना चाहिए या हमें नहीं जाना चाहिए, उससे पहले एक बार जॉब मार्केट सिनेरियो एंड एक बार थोड़ी सी ग्लोबल कंडीशंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। क्योंकि मेरा ये अजम्पशन है कि हम में से मैक्सिमम लोग जो बाहर या तो अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं, हमारा गोल है कि हम अपने करियर में बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए जा रहे हैं और हम में से मेजॉरिटी लोग एक डिग्री कंप्लीट करने के बाद बाहर ही सेटल होना चाह रहे हैं और बाहर ही एक जॉब ढूंढने की हम कोशिश करना चाहते हैं। इसमें से सबसे पहली चीज जिसका हमें ध्यान रखने की जरूरत है, दे आर द ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस। और इसी को लेके आजकल एक टर्म हमें बहुत ज्यादा सुनने को मिलती है मीडिया में, विच इज रिसेशन। रिसेशन का टेक्निकली मतलब होता है कि किसी भी कंट्री के अंदर 2 कॉन्टिन्यूअस क्वार्टर्स के लिए जब हमारा जीडीपी नेगेटिव चला जाए। अब रिसेशन ऑफिशियली बहुत सारी कंट्रीज में नहीं आया है पर कुछ कंट्रीज में ऑफिशियली आ चुका है, जैसे यूके एंड जापान 2 ऐसी कंट्रीज हैं जिनके अंदर ऑफिशियली रिसेशन आ चुका है। यूके इज इन द रिसेशन और नॉट, इसका मैं आंसर दे देता हूँ, यस इट इज इन द रिसेशन बिकॉज लास्ट 2 क्वार्टर के जो नंबर है वो नेगेटिव जीडीपी में आए हैं, उनके मतलब जीडीपी के जो नंबर्स हैं व्हिच आर इन द नेगेटिव। सो ऑफिशियली इट इज इन द रिसेशन पीरियड। जब भी रिसेशन आता है जनरली इकोनॉमी थोड़ी सी स्लो डाउन होती है, जॉब्स थोड़ी सी कम होती है मार्केट के अंदर और अनएम्प्लॉयमेंट उन कंट्रीज के अंदर थोड़ा सा हमें ज्यादा देखने को मिलता है। करेक्ट। तो जो जॉब मार्केट है इस टाइम पे यूके का, तो लिटरली बहुत सारी जॉब जो है लोगों की जा रही है और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है लोगों को। फुल टाइम जॉब की तो एक बाद में बात करेंगे, जो पार्ट टाइम जो नॉर्मल जॉब्स होती है लेबर जॉब्स वाली, उसमें भी काफी ज्यादा स्ट्रगल आ रहा है बिकॉज नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हैज इंक्रीज्ड एंड जॉब मार्केट हैज गॉन। लेकिन अगर बात करें कनाडा के बारे में तो काफी सारे रिपोर्ट्स कहते हैं कि 2023 के अंदर कनाडा ने जस्ट रिसेशन लाइक कंडीशंस को टच करके निकला है बॉर्डर लाइन से। एंड काफी ज्यादा इंटरनेट के ऊपर में आर्टिकल्स मिल जाएंगे, इंटरव्यूज मिल जाएंगे स्टूडेंट्स के जिन्होंने लास्ट ईयर वहां से पोस्ट ग्रेड या ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। नाउ दे आर फेसिंग डिफिकल्टी इन फाइंडिंग जॉब्स और वो काफी और ज्यादा सिचुएशन डिफिकल्ट तब हो जाती है जब लिविंग कॉस्ट काफी ज्यादा हाई हो कंट्री का, जो कि कनाडा में ऑलरेडी काफी हाई है एज कंपेयर टू इंडिया। थर्ड, तो ये सिर्फ कनाडा का इशू नहीं है, लिविंग कॉस्ट जो हाई है वो यूके का भी सिनेरियो है क्योंकि जो अर्निंग्स है वो इतनी एक्सपोनेंशियली बढ़ी नहीं है रादर देन की जो यहाँ के रेंट के प्राइसेस है, ग्रोसरी के प्राइसेस है, प्लस ट्रैवल का तो हर ईयर जो इनका जो बस का फेयर है, बस का फेयर नॉट एग्जैक्टली श्योर कि वो कितना बढ़ा है या नहीं, बट हाँ जो ट्रेन ट्रैवल के टिकट्स है भाई वो हर बार बढ़ रहे हैं। लास्ट ईयर भी मार्च में बढ़ा था, इस बार भी मैंने न्यूज आर्टिकल्स में पढ़ा था कि बढ़ने वाले हैं प्राइसेस। तो हर चीज के प्राइसेस लिटरली बढ़ रहे हैं, तो मतलब लिविंग कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा हाई हो गया है यहाँ पे। नॉर्मल जो 1 बेडरूम हाउस है वो मतलब वो मैं मिल्टन की इसकी बात कर रहा हूँ और लंदन की, इतने ज्यादा प्राइस है लाइक सिंगल 1 बेडरूम हाउस 1200 पाउंड से कम का नहीं मिलता, वो भी एक्सक्लूडिंग बिल्स विच इज लाइक मोर लाइक मतलब बहुत ज्यादा अनअफोर्डेबल प्राइसेस है। लाइक बहुत अच्छी सैलरी होगी आपकी तब जाके यू आर एबल टू अफोर्ड, और अगर 2-3 लोग रह रहे हो तब जाके अफोर्ड करते हो। सिंगल पर्सन इज नॉट एबल टू अफोर्ड दैट प्राइस। सो 1200 पाउंड 1 सिंगल बेडरूम हाउस, और वो भी हाउस नहीं फ्लैट विदाउट बिल्स। सो ऑलमोस्ट 1,20,000 रुपए कुछ विदाउट बिल्स, और इतने से रूम का 1,20,000 देना वर्थ नहीं है किसी भी हाल में। ये रेंट के प्राइसेस इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि
जो मार्केट वैल्यू है यहाँ पे लोगों को इतने ज्यादा आ चुके हैं कि घर लिमिटेड ही है, लेकिन नंबर ऑफ पीपल आर विलिंग टू पे एक्स्ट्रा फॉर दैट स्मॉल हाउस और फ्लैट। तो इस वजह से मतलब डिमांड सप्लाई की वजह से प्राइस जो है इतना ज्यादा बढ़ गया। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहां की भी मीडिया रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि 2023 के अंदर जस्ट बॉर्डर लाइन टच हुआ है रिसेशन का, पर ऑफिशियली एज सच रिसेशन नहीं आया। पर कई सारी इंटरनल रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि उसका एक मेजर रीजन ये था कि दूसरी कंट्रीज के लोग, यानी माइग्रेशन काफी हाई है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। माइग्रेशन तो यूके में भी बहुत ज्यादा हाई हो गया, इसी वजह से इमिग्रेशन पॉलिसी जो इतनी ज्यादा चेंज हो रही है कि इतने ज्यादा इमिग्रेशन स्ट्रिक्ट रूल कर दिया। अभी जो 38,000 पाउंड जो एनुअल सैलरी वो अचीव करना बहुत सारे लोगों के लिए डिफिकल्ट होगा, क्योंकि जो बेसिक सैलरी जो 2 to 4 इयर्स के लिए होती है वहाँ यहाँ पे मिनिमम सैलरी 30,000 या 35,000 के इन बिटवीन मिलती है। लाइक 25,000 से 35 मिनिमम मान लो कि इतनी मिल जाती है एनुअल सैलरी। लेकिन जो 39,000 के अप्रोक्स जो सैलरी बढ़ा दी गई है, ऑलमोस्ट 39,000 ही है यार वो, तो उसको एम्प्लॉय को पे करना भी एक बहुत ज्यादा बजट बढ़ जाएगा हर कंपनी के लिए। तो इस वजह से स्पॉन्सरशिप जॉब कम हो जाएंगी, और स्पॉन्सरशिप जॉब कम होने की वजह से जो है लोग इमिग्रेशन मतलब इमिग्रेंट जो आते थे बाहर की इस उम्मीद से कि यहाँ पे सेटलमेंट हो जाएगा या किसी रीजन से, तो वो जो है इमिग्रेशन सच में कंट्रोल कर देगा, या फिर बहुत कम लोग कंसिडर करेंगे स्टडी अब्रॉड और फिर बाहर आने के लिए, जिसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया। तो फिर रिसेशन लाइक कंडीशंस ऑफिशियली हिट नहीं हुई, पर पर पर्सन जो कंट्रीब्यूशन है वो काफी लो हो गया है। फोर्थ, अगर आसिंग पर एज ए जनरल ट्रेंड, चाहे हम इंडिया की बात करें चाहे हम बाहर किसी फॉरेन कंट्री की बात करें, लेस नंबर ऑफ पीपल आर गेटिंग हायर्ड राइट नाउ, स्पेशली इन द आईटी सेक्टर। अब क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोग जो अब्रॉड अपनी डिग्री करने जाते हैं वो स्टेम के अंदर डिग्री को कंप्लीट करने के लिए जाते हैं। तो इसमें मैं एक एडिशनल पॉइंट आपको बताना चाहूंगी रिलेटेड टू द इंडियन आईटी सेक्टर। इंडिया का जो आईटी सेक्टर है उसका मेजॉरिटी रेवेन्यू, अराउंड 75-78% ऑफ द रेवेन्यू, इट कम्स फ्रॉम एक्सपोर्ट सर्विसेज टू अदर कंट्रीज। यानी हम दूसरी कंट्रीज को सर्विसेज देते हैं, तब हमारा मेजॉरिटी जो रेवेन्यू आईटी सेक्टर के अंदर आ रहा होता है। और अगर दूसरी कंट्रीज के अंदर रिसेशन है पर हमारी कंट्री के अंदर नहीं है, पर क्योंकि वो हमारे आईटी सेक्टर के क्लाइंट्स है, तब भी हो सकता है हमारे आईटी सेक्टर के अंदर नंबर ऑफ जॉब्स, हमें जो एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं वो देखने को मिल रही है। अब आ जाते हैं तो एक्सपोर्ट सर्विस मतलब आउटसोर्सिंग करनी, जो यहाँ के यूके यूएस या बहुत जो मेजोरिटी जो यूके यूएस कनाडा ये जो मेजोरिटी आईटी सेक्टर्स हैं वो अपना जो आईटी का रिसोर्सेज है वो आउटसोर्स कर देती है। आउटसोर्स मतलब अपना काम जो है आईटी का किसी और कंपनी या कंट्री को दे देती है, क्योंकि जहाँ पे लेबर जो है चीप मिल जाती है, जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश या पाकिस्तान। तो इन कंट्रीज में लेबर जो है चीप है, और अगर वो सेम काम अगर यूके यूएस या अपनी कंट्री में कराएंगे तो उनको जो मिनिमम वेज है वो विच इज हायर, लाइक 10 पाउंड 20 पाउंड पर आवर के बेस पे उनको देना पड़ेगा, और जो कि इंडिया में बहुत ही ज्यादा चीपर पड़ता है। तो इस वजह से सेकंड पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन पर, विच इज लिमिटेड टाइम टू गेट अ जॉब। जनरली जब हम किसी दूसरी कंट्री के अंदर जाके मास्टर्स या बैचलर्स करते हैं, एक बार हमारी डिग्री कंप्लीट हो गई तो उसके बाद हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है एक जॉब फाइंड आउट करने के लिए। जैसे यूएस का अगर एग्जांपल लें तो यूएस के अंदर जनरली हमारी ग्रेजुएशन के बाद हमें 1 साल का टाइम मिलता है। अगर आप स्टेम डिग्री से हैं तो आपको 2 साल का एक्सटेंशन भी मिल सकता है, यानी इन टोटल 3 इयर्स। अगर हम यूके जा रहे हैं डिग्री कंप्लीट करने के लिए तो हमें जनरली 2 साल का टाइम मिलता है। अगर हम पीएचडी स्टूडेंट है तो इट इज एक्सटेंडेड टू 3 इयर्स। पर एक बार ये टाइम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम उस कंट्री के अंदर नहीं रह सकते विदाउट अ जॉब। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। स्टूडेंट के लिए 2 साल का टाइम मिलता है, विच इज ग्रेजुएट वीजा, जो कि आप पोस्ट स्टडी वर्क वीजा भी बोल सकते हो, विच अलाउज यू टू स्टे इन द यूके एंड वर्क और डू एनी बिजनेस, एनी टाइप ऑफ द लीगल बिजनेस, या कुछ भी आप जॉब एंटरप्रेन्योरशिप कुछ भी करना चाहते हो, विच अलाउज यू टू स्टे इन द यूके फॉर मैक्सिमम 2 years, and for the PhD programs holders they can stay in the UK for next without a job। हाँ करेक्ट है, क्योंकि you have to switch your visa in order to stay in the UK legally in this country। So मैं UK का एग्जांपल ले लेता हूँ। If you want to stay in the UK after your graduation visa expires, so you have to switch it to the another visa which would be tier 2 sponsor visa, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर है, या फिर आप किसी बिजनेस वीजा में या फिर किसी और वीजा में भी स्विच कर सकते हो। इट डजंट मीन लाइक आपको सिर्फ जॉब ही चाहिए, आप किसी और वीजा में भी स्विच कर सकते हो इन ऑर्डर टू स्टे द कंट्री। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको जॉब के पर्सपेक्टिव से ही आपको अगर जॉब नहीं है तो नहीं रह सकते, मतलब डायरेक्टली ट्रू नहीं है बट हाँ ट्रू भी है। थर्ड चीज जिसका हमें पता होना चाहिए, विच इज द टियर सिस्टम। जनरली इंडिया के अंदर हमें कॉलेजेस के अंदर टियर सिस्टम देखने को मिलता है। जैसे अगर मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो एम्स या दूसरे जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, उनको हम कहाँ डालते हैं, उनको हम टियर 1 के अंदर ऐड करते हैं, क्योंकि वो बेस्ट एजुकेशन हमें दे रहे होते हैं। उसके बाद हमारे टियर 2 आ जाते हैं, जिसमें काफी सारे प्राइवेट कॉलेजेस आएंगे। ऐसा ही कुछ ट्रेंड हमें इंजीनियरिंग के अंदर देखने को मिलता है। हम जनरली IITs हो गए, टॉप NITs हो गए, दूसरे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, उनको टियर 1 के अंदर ऐड करते हैं, फिर टियर 2 आ जाता है, फिर टियर 3 आ जाता है। ऐसे हम अपनी एक इमेजिनरी जो बाउंड्री है उसको क्रिएट करते हैं। अब हमें काफी अनफेयर लगता है एज अ स्टूडेंट कि इंडिया के अंदर ऐसे टियर सिस्टम क्यों चलता है, पर ये टियर सिस्टम जो है ये काफी ग्लोबल सिनेरियो है, जो ग्लोबली भी आपको देखने को मिलता है। यानी ऐसा नहीं है कि आप यूएस के अंदर गए या अगर हम किसी दूसरी कंट्री के अंदर गए तो सारे ही कॉलेजेस बेस्ट रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं और हर कॉलेज की इक्वल रेप्यूटेशन है। बाहर के भी कॉलेजेस के अंदर कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं, रेप्यूटेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जनरली हर कंट्री के कुछ स्पेसिफिक कॉलेजेस होते हैं जिनके एक तो रेप्यूटेशन हाई होती है जॉब मार्केट के अंदर, जिनको रिकॉग्नाइज ज्यादा किया जाता है, जिनका एल्यूमिनाई नेटवर्क ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और जिनको जॉब मार्केट के अंदर
इंटरव्यूज ज्यादा मिलते हैं और ज्यादा आसानी से मिलते हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल कहने का मतलब नहीं है कि आपने किसी टियर 1 वाले कॉलेज से अगर किया है ग्रेजुएशन बाहर भी, चाहे पोस्ट ग्रेड किया है चाहे अंडर ग्रेड किया है, तो वहां पे बिना स्किल्स के आपको इंटरव्यूज मिल रहे होंगे और बिना स्किल्स के आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है। डेफिनेटली आपके पास स्किल्स होने चाहिए, बट इफ यू हैव अ डिग्री फ्रॉम अ रेप्यूटेड फॉरेन कॉलेज तो इट इंक्रीजेस योर चांसेस ऑफ गेटिंग एन इंटरव्यू। यू अपनी इंडिया में है प्रोग्राम की कंपनीज आती है, अब आपके कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट होता है विच डजंट एग्जिस्ट इन अब्रॉड कंट्रीज, जैसे कि यूके में ये सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है। बट हाँ, आई टोटली एग्री विद हर कि जो सिनेरियो आपको वहां नहीं मिलता, यहाँ नहीं मिलता, बट जो हाई रैंक टॉप हाई लाइक मे बी 100 वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में आती है, जो वर्ल्ड की रैंकिंग बोल रहा हूँ, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, इस तरीके की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से आपको बेनिफिट मिल सकता है, एलुमनाई नेटवर्क या फिर आपके कनेक्शन वगैरह स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, प्लस में आपको प्रेफरेंस दी जा सकती है। बट सम कॉलेजेस आर ऐसे जिसकी लाइक 500 300 से नीचे ही मान लो रैंकिंग है, 300 400 500 या 1000 रैंकिंग है, वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी की बात करो, तो उसमें एडमिशन आप चाहे 400 वाली वर्ल्ड रैंकिंग में एडमिशन ले लो यूनिवर्सिटी में, या फिर 600 वाली में, सच में मतलब आपको जॉब में कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इवन दो आप मास्टर्स भी करो तो स्टेम में आपको एक्सपीरियंस ही मैटर करता है, यहाँ पे जॉब लेने के लिए आपकी डिग्री मैटर नहीं करती, अनटिल एंड अनलेस आप किसी टॉप 100 यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग में से किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री कम। अभी तक जैसे मैं लास्ट वीडियो जो यूनिवर्सिटी वाले में बताया था कि द इंटरव्यूज आई हैव टेकन इन लास्ट फ्यू मंथ्स, none of the employees has asked me which degree or which university degree you have pursued या डिग्री आपने कौन सा किया। literally they are not bothered कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया। if you have the work experience, you have the right skills, you will get the job if you have the right communication skills, technical skills and you fit with the job role, that all matters, और बाकी कुछ मैटर नहीं। इनफैक्ट यहाँ पे कई बार एज अ स्टूडेंट हमें कॉमन प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। जब भी हम कहीं भी फॉरेन के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, जनरली हम किसी एजेंसी को कांटेक्ट करते हैं ताकि वो हमारे एडमिशन प्रोसेस के अंदर हेल्प कर सके। और कुछ एजेंसीज कई बार क्या करती हैं, बाहर के जो कॉलेजेस हैं उनके साथ टाई अप करती हैं और उनसे कमीशन लेती हैं। और ये जो कॉलेजेस होते हैं ये मैक्सिमम केसेस में उतने रेप्यूटेड कॉलेजेस नहीं होते, पर एजेंसीज क्या करती हैं, वो कोशिश करती हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन्हीं कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले लें ताकि उनका कमीशन हाई हो जाए। तो जब भी हम किसी एजेंसी को कांटेक्ट कर रहे हैं टू हेल्प विद आवर फॉरेन एडमिशन प्रोसेस, तो उसमें इस चीज का हमें खास ख्याल रखना है कि हमारी कॉलेज की रिसर्च हम खुद थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे कर रहे हो, हम रैंडम कॉलेजेस के अंदर जाके ना बैठ रहे हो। जिस भी कॉलेज में हम एडमिशन लेने का सोच रहे हैं उसका हमें कंप्लीट आइडिया। You have to do your own research before coming to the UK. And one more point, that university give the commission to some agency, or they hire some agency, or they do the partnership in order to get the high number of the international student, because international student pay like 4 times 5 times more fees than the home student or national student या फिर कैंडिडेट। अगर सपोज करो किसी MBA की यूनिवर्सिटी में फीस 10,000 पाउंड है फॉर द नेशनल या होम स्टूडेंट, तो वो 20 या 25,000 पाउंड होगी फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो हाँ भाई, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो टाई अप करती है, जैसे कि IDP काउंसलर जो है क्या करती है कि आपको कोई भी फी चार्ज नहीं करती है इन ऑर्डर टू गेट योर एडमिशन टू अ डिफरेंट यूनिवर्सिटी इन दी अब्रॉड, लेकिन वो यूनिवर्सिटी से पार्टनर्ड होती है या फिर एजेंसी काइंड ऑफ पार्टनरशिप है कि वो कम यूनिवर्सिटी जो है आप वो एजेंसी को जो कि IDP है उसको कमीशन देती है आपके बिहाफ पे। तो आपसे कोई चार्ज नहीं करती IDP, विच इज गुड फॉर यू, बट हाँ समहाउ दे गेट द मनी फ्रॉम यूनिवर्सिटी। सो दिस इज व्हाई शी इज सेइंग दैट यू शुड डू योर ओन रिसर्च कि कौन सी यूनिवर्सिटी एंड द कोर्स इज बेस्ट फॉर यू। तो यहाँ से हमारी सबसे बड़ी लर्निंग ये आती है कि अगर हम ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेड बाहर करने का सोच रहे हैं तो हमारा मेजर फोकस होना चाहिए कि हम रेप्यूटेड कॉलेजेस के अंदर ही जा रहे हों, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो जॉब अपॉर्चुनिटीज जिनको हम ढूंढते हुए जा रहे हैं, वो करियर प्रोस्पेक्ट्स जिनको हम ढूंढते हुए जा रहे हैं, वो हमें रैंडम कॉलेजेस के अंदर वहां पर मिल रहे होंगे। इसमें एक और एडिशनल पॉइंट, डेटा कहता है कि यूएस जैसी कंट्री के अंदर लास्ट 42 ईयर्स के अंदर 11 रिसेशन आ चुके हैं। तो रिसेशन ऐसी चीज है जो कंट्रीज के अंदर आती जाती रहती है, पर अगर आप अपनी डिग्री एक अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज से करते हैं तो वो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है, क्योंकि उसमें हमें नेटवर्क एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमेशा ज्यादा मिलती हैं और प्रायोरिटी पे मिल रही है। बट भाई रेप्यूटेड कॉलेज में जाने के लिए फीस बहुत ज़्यादा हाई होती है, विच इज़ नॉट अफोर्डेबल बाय ऑल द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। सो दैट्स व्हाई considering me, that's why I pursued a master degree from a well-known college in the UK, not university, not like reputed college in the world or university in the world. So हाँ, मतलब आप ये वाला पॉइंट हमेशा लाइक कंसिडर नहीं कर सकते कि टॉप रैंक यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री परस्यू करनी है, बिकॉज आपको अपने फाइनेंशियल पता है कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, कितना लोन ले सकते हो, या आपकी कितनी फैमिली कंट्रीब्यूट कर सकती है आपके एजुकेशन पे या मास्टर्स पे। सो कंसिडरिंग दैट यू आर नॉट एबल टू परस्यू मास्टर फ्रॉम टॉप रैंक यूनिवर्सिटी,
which is sad but true. होती है। इसके साथ में एक छोटा सा मिसकंसेप्शन जो काफी सारे स्टूडेंट्स को होता है कि हम बाहर जाकर एक डिग्री कर लेंगे जो इतने रेप्यूटेड कॉलेज के अंदर नहीं होगी, पर जब हम इंडिया आएंगे तो उस डिग्री को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी एज कंपेयर टू द इंडियन डिग्रीज, जो जनरली उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता। इनफैक्ट देयर इज अ रिपोर्ट जो कहती है कि बहुत सारे लोग जो बाहर ऑलरेडी एम्प्लॉयड होते हैं और जब वो इंडिया वापस आते हैं, हो सकता है वो ले ऑफ की वजह से आप वापस आ रहे हो सकता है वो किसी और रीजन की वजह से वापस आ रहे हो, उन्हें जनरली अपना फर्स्ट जॉब जो है वो ढूंढने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। इनफैक्ट कई बार उन्हें थोड़े से पे कट्स भी लेने पड़ते हैं एज कंपेयर टू देयर पीयर्स। वाई? क्योंकि इंडियन एम्प्लॉयर्स, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, इंडियन एम्प्लॉयर्स डोंट ट्रस्ट कि वो जॉब मिलने के बाद वहां पर लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे एम्प्लॉयर्स को लगता है कि जैसे ही आपको फर्स्ट टाइम दोबारा अपनी जिस भी कंट्री से आप आए हैं वहां पर जॉब मिलेगी तो आप वापस उस कंट्री के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, तो सस्टेनेबिलिटी उतनी नहीं है उस जॉब की। तो ऐसा सिनेरियो है। तो मुझे लिटरली देखो, क्योंकि मैंने अभी मास्टर्स यहाँ से किया है, मैं ऑलमोस्ट 2 ईयर्स के लिए यहाँ पे हूँ, तो अभी 1 साल हो गया, 1 साल और मैं यहाँ पे हूँ, ऑलमोस्ट 1 ईयर के लिए यहाँ पे हूँ। बट अगर ऐसा सिनेरियो है कि दे लाइक एम्प्लॉयर्स इन इंडिया और देयर योर होम कंट्री, दे डोंट कंसिडर employees coming from abroad or doing any masters और 2 या 3 साल के लिए वर्क करके आपकी होम कंट्री में वापस आके जॉब ढूंढ रहे हो, उनको ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है फॉर एनी पर्टिकुलर रीजन, की किसी भी रीजन से आए हो। तो ये सिनेरियो का मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं अभी तक इस सिनेरियो में गया नहीं हूँ, बट इफ द रिपोर्ट सेज तो एब्सोल्युटली ट्रू, इसको भाई कंसिडर करना पड़ेगा मुझे भी। वो भी काफी ज्यादा डर रहता है एम्प्लॉयर्स के अंदर। तो इसीलिए ये मिसकंसेप्शन हमें नहीं रखना चाहिए कि हम रैंडमली बहुत बड़ा सा लोन लेकर बाहर जाएंगे तो हमें काफी ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी इंडिया के अंदर। डेफिनेटली प्रायोरिटी आपको उन केसेस में मिलेगी जब आप रेप्यूटेड कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर आ रहे हैं और जो इंडिया के अंदर काफी अच्छे स्केल पर रिकॉग्नाइज है, जिसको एम्प्लॉयर अप्रिशिएट करता है। तो इन सारी चीजों की तो हमें नॉलेज होगी। अब हम कैसे डिसाइड करें कि हमें बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? इसमें मैं बोलूंगी कि हमें 3 फैक्टर्स के ऊपर सोचना चाहिए। सबसे पहला तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से कॉलेजेस हैं जिनको हम टारगेट कर रहे हैं और हम जाएंगे तो हम किन कॉलेजेस के अंदर जाने का सोच रहे हैं। एक बार हमें पता चल गया कि कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जिनको हम टारगेट कर रहे हैं, जिसमें हम जाना चाहते हैं, सेकंड चीज जिसके में क्लैरिटी होनी चाहिए, दैट इज आवर इंटरेस्ट इन द फील्ड। अगर हमें पता होता है कि मुझे जेन्युइनली इस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट है, तो हमारी एक इनेट हमारे अंदर से एक कॉन्फिडेंस आता है जो हमें एबिलिटी देता है टू बेट ऑन आवर सेल्फ। तो उसमें हो सकता है फिर हम किसी टॉप के रेप्यूटेड कॉलेज के अंदर हमें मिल नहीं पा रहा है एडमिशन, पर फिर भी हमें पता होता है मेरा जेन्युइन इंटरेस्ट है तो मैं यहाँ जरूर जाके मेहनत करूंगा, और ऐसे स्टूडेंट को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर आपका सच में सपोज करो आपने एक आईटी कोर्स में एडमिशन ले लिया, मास्टर्स में आईटी डेटा साइंस में ले लिया, और आप आते हो बैकग्राउंड से कि आपने बीए किया था या एमए किया था या फिर कुछ भी अनदर कोर्स जो आईटी सेक्टर में नहीं था, या फिर आपका जो एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर एक्सपीरियंस से छोड़ो इंटरेस्ट ही नहीं है। तो इंटरेस्ट अगर नहीं है तो आप लाइक लिटरली उस जॉब में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, और जब इंटरेस्ट नहीं होता तो आप किसी अदर फील्ड में जॉब ढूंढने लगते हो, या फिर मतलब एग्जॉस्ट हो जाते हो व्हेन यू डोंट हैव इंटरेस्ट इन द आईटी सेक्टर। और फिर भी आप यहाँ पे कोर्स लेके आए हो, क्योंकि कोर्स के बाद आप जो जॉब सर्च करना चाहोगे वो सर्च करोगे कि आईटी जॉब में ही जॉब सर्च कर लो, तो क्यों, बिकॉज डिग्री गिव यू द प्रेफरेंस। बट ऐसा होता नहीं है, और अगर आपको जॉब मिल भी जाती है तो सर्वाइवल प्लस में उस जॉब में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, और आपका इंटरेस्ट नहीं है तो फिर भाई और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी उस जॉब। क्लैरिटी हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 कितना जेन्युइन इंटरेस्ट है हमारे इस फील्ड के अंदर। थर्ड जिस चीज का हमें आइडिया होना चाहिए वो है हमारी रिस्क एपेटाइट। रिस्क एपेटाइट बेसिकली है कि बाहर जाना हमारे लिए कितना रिस्की है और कितना रिस्की नहीं है। अब यहाँ पर पर्सनली मैं रिस्क एपेटाइट को ऐसे डिफाइन करूंगी, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको लोन नहीं लेना पड़ेगा बाहर जाने के लिए, आपके घर की फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी ठीक है कि आप बाहर बिना लोन लिए जा सकते हैं, उसको अफोर्ड कर सकते हैं। सेकंड, आप उस कैटेगरी के अंदर आते हैं जिसके ऊपर खास कोई डिपेंडेंस नहीं है, मतलब यू आर नॉट द सोल ब्रेड विनर ऑफ योर फैमिली। ऐसा नहीं है कि आपकी एक वाइफ है, आपके बच्चे हैं और आप अकेले अर्न कर रहे हैं फैमिली के अंदर, और अगर आप अर्न करना छोड़ देंगे तो फैमिली की कोई इनकम नहीं होगी, आप उस कैटेगरी के अंदर नहीं आते। थर्ड मैं डिफाइन करूंगी कि अगर आपको स्कॉलरशिप जैसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, फॉर एग्जांपल आप अंडरग्रेड करने जा रहे हैं, पोस्ट ग्रेड करने जा रहे हैं, और आपके पास वैसे फैमिली का सपोर्ट है पर साथ में आपको स्कॉलरशिप भी मिल रही है, तो बाहर जाके आपको एज सच उतना कोई बड़ा लोन नहीं लेना पड़ रहा, तो फिर मतलब हमारी रिस्क एपेटाइट बहुत अच्छी है, काफी स्ट्रॉन्ग है। पर अगर हम इन कैटेगरीज के अंदर नहीं आते तो हम दूसरी कैटेगरी के अंदर आते हैं जिसमें हमारी रिस्क एपेटाइट लो है, यानी बाहर जाना स्पेशली इन द करंट इकोनॉमी हमारे लिए काफी रिस्की हो सकता है। अब इन माय पर्सनल ओपिनियन सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि जिस भी कॉलेज के अंदर हम एडमिशन ले रहे हैं वो कितना रेप्यूटेड या फिर कितना रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है। अगर वो रेप्यूटेड है यानी वो येस की कैटेगरी में आता है, तो उसके बाद हमारा सेकंड जो क्राइटेरिया होना चाहिए जिसके बेसिस पे हमें जज करना चाहिए कि क्या हमारा इस फील्ड के अंदर जेन्युइन इंटरेस्ट है। अगर हमारा इस फील्ड के अंदर जेन्युइन इंटरेस्ट है यस, तो इस केस में तो मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि इवन विद और विदाउट अ लोन वी कैन कंसिडर गोइंग आउटसाइड फॉर गुड करियर अपॉर्चुनिटीज, तो इसको मैं यस बोलूंगी। पर मान लो हम उस कैटेगरी के अंदर आते हैं जब हमारा रेप्यूटेड कॉलेज में तो एडमिशन हो रहा है पर हमारा कोई खास जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं है उस फील्ड के अंदर, तो उतना अगर खास इंटरेस्ट नहीं है फील्ड के अंदर, फिर मुझे लगता है हमें खुद से पूछना चाहिए क्या हम इस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं, यानी विदाउट अ लोन, या हमारी कोई फैमिली सिचुएशन ऐसी है क्या कि हम इस चीज को फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हैं क्या। अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं आपको रीडायरेक्ट करूंगी टुवर्ड्स अ यस।
कि ठीक बिल्कुल सही बात है भाई। लोन लेने के बाद ना माइंड में बैक ऑफ द माइंड ऐसी बहुत टेंशन चलती रहती है जब आप जॉब सिक्योर कर लेते हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिविंग कॉस्ट इतने ज़्यादा हाई है ना कि आपको वो लोन का जो ईएमआई पे करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। लाइक अगर आपका जेन्युइन इंटरेस्ट है तब तो आप लोन लेके या फिर सोच सकते हो कि रेप्यूटेड कॉलेज से भी नहीं करो तब भी समझ सकते हो, बट अगर सच में जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं है ना तो भाई बहुत बड़े लाइक मैंने एक लूप वाली वीडियो भी बनाई थी जिसमें आप बहुत बड़े लूप में फंस जाओगे कि एजुकेशन लोन ले लिया है, फिर लोन रीपे करना है, यहाँ पे जॉब कर रहे हो और अगर यहाँ सेटलमेंट नहीं हुआ क्या होगा क्या नहीं, तो वो वाली वीडियो भी देख लेना, आपको थोड़ा रफ आइडिया लग जाएगा। ठीक है, वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होगा कि उस फील्ड के अंदर हम लॉन्ग टर्म अपना करियर नहीं बना रहे होंगे, पर जो रेप्यूटेड डिग्री है, रिकॉग्नाइज्ड डिग्री होती है, उसकी वैल्यू काफी ज्यादा होती है इंडस्ट्री के अंदर, प्लस हमारा नेटवर्क बहुत अच्छा बनता है अच्छे कॉलेजेस के अंदर, तो वो चीज ऐसी है जो हमें लॉन्ग टर्म हेल्प करेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ कि हम किस फील्ड के अंदर अपना करियर बना रहे हैं। तो अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर हम डेफिनेटली जाने का सोच सकते हैं, बट इफ वी आर इन अ सिचुएशन जहां पे हम अफोर्ड नहीं कर सकते, उस सिचुएशन के अंदर मेरी आपको पर्सनल एडवाइस रहेगी कि वी शुड नॉट गो फॉर इट। उसका मेरा रीजन ये है कि अगर हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी एक डिग्री लेने के बाद कि हमें जॉब चाहिए। जॉब के लिए आपको एक्चुअली अच्छे से स्किल्ड होना पड़ेगा उसी सेम फील्ड के अंदर। अफोर्ड कर सकते हो तब तो क्या ही टेंशन है। मतलब आपको पता है अगर आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस भी है ना, वर्किंग एक्सपीरियंस है आपकी होम कंट्री में या इंडिया में, तो तब भी लाइक आपको 4 या 5 ईयर्स या फिर थोड़ा बहुत मिनिमम 2 to 5 ईयर्स या 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और आपके पास डिपेंडेंट नहीं है, तब मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आप एक रिस्क जो है ले सकते हैं और स्टडी अब्रॉड के लिए मिनिमल कॉलेज या जो हाई रेप्यूटेड नहीं है उसमें भी आ सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए एक एंट्री वे हो सकता है। लाइक कि आप इस कंट्री में अगर आप किसी और तरीके से सेटल होना चाहते थे तब ये आपके लिए एंट्री रिक्वायरमेंट हो जाएगा कि आप यूके में आ गए या अपनी किसी जो आपकी डेस्टिनेशन है, कंट्री है, वहाँ पे पहुंच गए वीजा रिक्वायरमेंट के थ्रू। अब जो है आपको इतने ही 14 लाख 10 लाख जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, मतलब फीस के अकॉर्डिंग वो आप पे कर रहे हो, उसके साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हो, उसके साथ साथ आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है और अभी आपके पास कल्चर एक्सप्लोर करने के लिए या फिर बहुत सारी चीज़ों के लिए टाइम भी है। तो हाँ, अगर रिस्क आपका बनता है तो आप डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई, क्योंकि लाइफ यार बहुत इतनी बड़ी नहीं है। तो अगर आप एक साल ऐसी मास्टर्स करते हो जो किसी फॉरेन कंट्री में है तो आपको लिटरली बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है, प्लस में आपके नेटवर्क्स वगैरह बहुत अच्छे हो जाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल तो डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे इनहांस करते हो या कैसे सीखते हो, बट हाँ आपके नेटवर्क बहुत अच्छे हो जाते हैं और एक आपका लाइफ अब्रॉड जाने का जो ड्रीम होता है वो भी फुलफिल हो जाता है। जो अगर आपका जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं है उस फील्ड के अंदर तो काफी डिफिकल्ट हो सकता है टू फाइंड अ जॉब। तो वो सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट हो जाती है व्हेन यू आर सिटिंग इन अ फॉरेन कंट्री, आपने लोन एक ले रखा है जिसका एडिशनल प्रेशर है आपके ऊपर, आपके पास लिमिटेड टाइम है और आप ऐसी फील्ड में जॉब सीख करने की कोशिश करें जहां पे आपको कोई जेन्युइन इंटरेस्ट एज सच है नहीं। अब इसके बाद इसी का पैरेलल केस एनालाइज करते हैं। लेट्स सपोज जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं इट इज नॉट अ वेरी रेप्यूटेड और नॉट अ वेरी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज, कोई नॉर्मल सा रैंडम कॉलेज है फॉरेन के अंदर जिसके अंदर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हैं। अब इसमें मैं सबसे पहले आपको बोलूंगी कि हमें रिस्क एपेटाइट अपनी एनालाइज करनी चाहिए, यानी क्या ये चीज मैं अफोर्ड कर सकता हूं या ये चीज हम उतना इजीली अफोर्ड नहीं कर सकते। अब लेट्स सपोज यू आर इन अ कैटेगरी जहां पे इस चीज को आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, तो उस केस में मैं आपको कहूंगी गो फॉर इट, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आपका यहाँ पे जेन्युइन इंटरेस्ट है तो नॉर्मल से कॉलेज के अंदर भी काफी अच्छा करियर वहां से बिल्ड किया जा सकता है। और अगर मान लो आपका जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं है पर क्योंकि आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि यू हैव टू गो एंड डू अ डिग्री समवेयर, और अगर आपको इंडिया में उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही इन टर्म्स ऑफ कॉलेजेस, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, क्योंकि वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होगा, आपको अच्छा कोई एक्सपीरियंस मिल जाएगा, आपको डिफरेंट कल्चर का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, बाहर कुछ आपको एडिशनल एक्सपोजर मिल जाएगा। तो वो एक एडिशनल चीज है जो भी लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं दोनों ही केसेस में यू कैन गो फॉर इट। पर अगर हम उस सिचुएशन के अंदर आते हैं जिसमें हम अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी एक तो हमारा कॉलेज भी उतना अच्छा नहीं है, उसके साथ में हम उस चीज को अफोर्ड भी नहीं कर सकते, और इसमें सबसे डेडली कॉम्बिनेशन तो पता है क्या होगा कि हमारा जेन्युइन इंटरेस्ट उस फील्ड के अंदर नहीं है, तो इस सिचुएशन को तो आई विल से दिस इज अ बिग नो। Why this is a big no? Because this is a big gamble. आप ऐसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बाहर जाके पढ़ रहे हो जिसको ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है इंडस्ट्री के अंदर, जिसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिलेंगी, नेटवर्क उतना अच्छा नहीं होगा, आप उस चीज को अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं, प्लस आपका उस फील्ड के अंदर जेन्युइन इंटरेस्ट ही नहीं है, तो हम तो लिटरली अपनी लाइफ के ऊपर गैम्बल कर रहे हैं अगर हम अभी बाहर जाने का सोच रहे हैं। तो माई पर्सनल ओपिनियन वुड बी टू नॉट पुट आवरसेल्व्स इन सच अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। और यहाँ पे दूसरा केस उन स्टूडेंट्स को आता है जिनको जेन्युइन इंटरेस्ट है उस फील्ड के अंदर। अब काफी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं इंडिया के अंदर वो इसी सिचुएशन के अंदर लाई करते हैं, यानी हमें हो सकता है उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं मिल रहा हो, हम उस चीज को उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें लोन लेना पड़ेगा एडिशनल, लेकिन हमारा उस फील्ड के अंदर जेन्युइन इंटरेस्ट है और हम अच्छे से करियर बनाना चाहते हैं उस फील्ड के अंदर। अब अगर हम इस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो दिस इज अ कैटेगरी जहां पे वी हैव टू बेट ऑन आवरसेल्व्स, यानी आप में अगर वो इनेट बिलीफ है कि मेरा जेन्युइन इंटरेस्ट काफी स्ट्रांग है और मेरा हार्डवर्क काफी स्ट्रांग है, डेडिकेशन है मेरा एक विजन की तरफ और मैं बिल्कुल निकाल के चला जाऊंगा, तो आप बिल्कुल बेट कर सकते हैं अपने ऊपर, आप बिल्कुल जा सकते हैं।
वरना अगर हमारा इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ नहीं है और हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो यहाँ पे मेरी पर्सनल एडवाइस ये होगी कि यू कंप्लीट योर एजुकेशन हियर, फिर यू गेट अ जॉब, एंड उसके बाद क्योंकि हमारा गोल है बाहर किसी दूसरी कंट्री के अंदर जाने का, तो आप डायरेक्टली किसी जॉब के थ्रू ही जाइए। मतलब यू डोंट गो आउट फॉर एन अंडर ग्रेजुएशन और अ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, यू गो आउट डायरेक्टली फॉर डूइंग अ जॉब। डेफिनेटली ये वाला जो रास्ता है ये ज्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि डायरेक्टली इंडिया में बैठे बैठे बाहर का एक जॉब ढूंढना ज्यादा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू वहां पे डिग्री करके एक जॉब ढूंढना। 100% एग्री। ये बात मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बोल रखी है दैट इफ यू हैव अ लाइक टोटल नंबर ऑफ लाइक 4 to 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, या फिर आपके पास फाइनेंशियली इतना डिपेंडेंट या नहीं है और आप लाइफ एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो भाई बहुत अच्छा ऑप्शन है स्टडी अब्रॉड के लिए बाहर आना। और उससे ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी या उससे अच्छा अचीवमेंट होगा कि अगर आप जॉब ढूंढ के वर्क परमिट पे बाहर आते हो यूके में, स्किल वर्कर वीज़ा पे या किसी और टायर 2 या और भी ऐसे वीज़ा, रादर देन स्टडी अब्रॉड के लिए बाहर आना। क्योंकि जब आप लोन लेके एजुकेशन के लिए आते हो तब आपके बैक ऑफ द माइंड बहुत सारी टेंशन होती है इन ऑर्डर टू रीपे द लोन। बट अगर आप डायरेक्टली स्टडी या सॉरी नॉट स्टडी अगर वर्क परमिट पे आते हो, तो आपके पास लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती, और अगर होती भी है तो दैट यू आर ऑलरेडी डूइंग अ जॉब इन इंडिया या अपनी होम कंट्री में, नाउ यू आर कंटिन्यूइंग दैट जॉब इन अ डिफरेंट कंट्री, बट आपका कुछ और एक्स्ट्रा चेंज नहीं होने वाला है, दैट यू आर लिविंग देयर, अर्निंग देयर, सेम चीज यू आर गोना डू हियर एज वेल। सो अगर आप कोशिश करके लाइक अगर आपका स्टडी अब्रॉड का प्लान है और आप उसको 1 या 2 साल एक्सटेंड कर सकते हो एंड यू आर वर्किंग, अगर आप वर्क करके 2-3 साल का या 4 साल का एक्सपीरियंस लेके यू नो हाउ इंडस्ट्री वर्क्स या फिर कैसे कंपनीज में वर्क होता है, जब आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा दैट हाँ मालूम है इतना इजी नहीं है दैट इन ऑर्डर टू गेट द जॉब फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम योर होम कंट्री इन अब्रॉड, बट यस वो ज़्यादा वर्थ होगा इफ़ यू आर गेटिंग जॉब इन 2 years 3 years, वो ज़्यादा वर्थ होगा रादर देन कमिंग इन ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा हियर। इन माई ओपिनियन दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट इन माई ओपिनियन शी इज़ राइट। अगर आप डायरेक्टली वर्क वीज़ा पे आते हो विच विल बी मोर फ्रूटफुल रादर देन कमिंग ऑन अ स्टूडेंट वीजा। बट यस अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तब आप स्टूडेंट वीजा पे भी आ सकते हो, और बाकी की जर्नी तो सेम ही हो जाएगी। आपके 1 साल के बाद आपको वर्किंग ही स्टार्ट करना है तो इट विल बी सेम। बट ये ऐसा सिनेरियो है जिसमें हम अपने रिस्क को काफी हद तक मिनिमाइज कर देंगे, जो काफी सारे स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी हो सकती है। सो दिस वाज माय अल्टरनेटिव सजेशन टू एनी स्टूडेंट जो उस फाइनेंशियल सिचुएशन के अंदर नहीं है कि यहाँ पर आप जॉब करिए एंड डायरेक्टली जो अपना सेकंड जॉब या थर्ड जॉब है वो आप बाहर की किसी कंट्री के अंदर ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। अब मैं लास्ट में फिर से बता देती हूँ, ये जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया है ये कंप्लीटली मैंने सारी सिचुएशंस को, फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया है, और स्पेशली मैंने ये सोच के बनाया है कि अगर मुझे अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेड करने बाहर जाना होता तो मेरा डिसीजन मेकिंग किस तरीके से होता। अगर आपको फील होता है कि इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमें चेंज करना है अपने हिसाब से, या मुझे जहां पे नो था वहां तो मुझे जाना है अंडर ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेड के लिए बाहर, या जहां पे येस था वहां तो मैं तो कंसिडर नहीं करूंगा जाना, देन इट्स कंप्लीटली ओके, क्योंकि हर किसी का अपना पर्सनल सिचुएशन होता है, हर किसी का अपना पर्सनल सिनेरियो होता है, एंड कई सारे लोगों के अपने पर्सनल बिलीफ्स भी होते हैं, तो इट्स कंप्लीटली फाइन। लॉन्ग टर्म में चाहे आप इंडिया में रहते हैं, चाहे आप ग्लोबली किसी और दूसरी कंट्री के अंदर जाते हैं, अगर हम एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं तो डिफिकल्टीज हम सारे ही लोग फेस करेंगे, एंड गुड अपॉर्चुनिटीज मेजॉरिटीली सारी ही कंट्रीज के अंदर अवेलेबल होती है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है मैक्सिमम टाइम्स कि हम किस तरीके से उन अपॉर्चुनिटीज को सीक आउट करते हैं, उनको लेवरेज करते हैं, और फिर अपने लिए एक अच्छा करियर हम बना पाते हैं। तो आई होप हर कंट्री में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी है और हर कंट्री में स्ट्रगल भी अपने अपने हैं। तो जैसे इंडिया में आपको अकोमोडेशन और इन सब का स्ट्रगल बहुत कम है, क्योंकि और कॉस्ट ऑफ लिविंग भी जो है बहुत इतनी मिनिमल है, मतलब आप अफोर्ड कर सकते हो। अगर 25,000 या 30,000 पाउंड 30,000 रुपीज़ भी मंथली कमाते हो तब भी आई बिलीव कि एक नॉर्मल सर्वाइवल लाइफ आप जी सकते हो। बट इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन दैट मनी इन डिफरेंट कंट्री और अब्रॉड वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। नॉट इन दैट मनी, बट हाँ अगर आप इवन दो 1,000 पाउंड भी कमाते हो, 1 लाख या 1.5 लाख भी कमाते हो यहाँ पे, तब भी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। अगर इवन दो 2,000 या 3,000 पाउंड भी कमाते हो तब भी यहाँ पे सर्वाइवल के बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये मैं इसलिए बोल सकता हूँ बिकॉज आई लिव हियर इन द यूके फ्रॉम लास्ट 2 years एंड आई कैन tell this thing from my experience. So hopefully you have got a lot of insights from this video, और मेरा भी जो input था वो आपको insights को और ज़्यादा optimize कर देगा। तो make sure you before coming to the UK make your informed decision, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की मामला है। मतलब पहले मैंने कभी इतना रिसर्च नहीं किया, काश अगर किया होता या फिर मुझे इन डेप्थ एनालिसिस इस तरीके की वीडियो के थ्रू मिला होता तो आई माइट हैव कंसिडर्ड सम अदर थिंग्स, बट जो होना था लाइफ में हो गया अभी यहाँ पे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। तो आप लोग जो आ रहे हो वो बहुत अच्छे तरीके से प्लान करना, अगर हो सके तो वर्क वीज़ा पे अगर चांसेस है, जैसे वीडियो में पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ बताया है और अपने एक्सपीरियंस के साथ बताया, तो वो वाली चीज़ों को ज़्यादा कंसिडर करना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है। तो मिलते किसी और वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।